नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आपको पता है मिडिल ईस्ट इस वक्त जल रहा है। अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया हुआ है, इजराइल ने भी ईरान पर हमला किया और ईरान, अमेरिका, इजराइल दोनों से बदला ले रहा है। और ईरान सिर्फ अमेरिका और इजराइल को ही निशाना नहीं बना रहा बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को फूंकने में लगा हुआ है। तो वर्ल्ड नाउ में जिन खबरों पर बातचीत करने वाले वो खबर हम आपको जल्दी से बता देते हैं। मिडिल ईस्ट में जंगी आग भड़कती जा रही है। एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल का मोर्चा। और इसी टकराव के बीच दुनिया को अब अमेरिका और ईरान अपनी अपनी परमाणु ताकत भी दिखा रहे हैं। तो क्या तेहरान इस वॉर में एटम बम लेकर आ गया है? तनाव के इस दौर में अमेरिका ने भी अपनी सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल LGM-30G मिनटमैन 3 का टेस्ट कर दिया है और मैसेज दिया है कि जंग और भड़की तो अमेरिका किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ऐसे वक्त में जब ईरान और इजराइल के बीच टेंशन चरम पर है, अमेरिका का यह मिसाइल टेस्ट सिर्फ सैन्य अभ्यास नहीं, सिर्फ टेस्ट नहीं है, ये एक पोस्चरिंग है। बस पूरी दुनिया के लिए एक रणनीतिक संदेश भी माना जा रहा है, खासकर ईरान के लिए, तेहरान के लिए। लेकिन खबर तो यह भी है कि तेहरान में हाल के समय में भूकंप के झटके महसूस किए गए और ये भूकंप के झटके कोई नेचुरली नहीं थे। दुनिया भर की रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि तेहरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है। तो क्या यह बात पहले से तय थी कि अगर खामेनेई को कुछ होता है तो ईरान फौरन न्यूक्लियर टेस्ट करेगा? और उसके बाद अमेरिका ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया मिनटमैन 3, जबकि अमेरिका के पास 5000 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरेंट्स हैं। बताएंगे डिटेल से, ये भी बताएंगे दोनों देशों के बीच ये एटम बम वाली जंग आखिर क्यों देखी जा रही है। क्या ईरान ने भी, तेहरान ने भी एटम बम बना लिया है? फिर वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे जंग में अमेरिका का दम कैसे निकल रहा है। मिडिल ईस्ट में जंग की आग सिर्फ बारूद से नहीं बल्कि डॉलर से भी भड़क रही है। एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल है और इस टकराव में अब हथियारों के साथ साथ अरबों डॉलर का लेखा जोखा भी पूछा जा रहा है। ईरान पर अटैक अमेरिका और इजराइल के खजाने पर बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। हर दिन हजारों करोड़ रुपए के मिसाइल, फाइटर जेट, डिफेंस सिस्टम सब पर खर्च हो रहे हैं। पैट्रियट और टॉमहॉक जैसी हाईटेक और महंगी मिसाइलें दागते दागते तो सवाल उठने लगे हैं, क्या ये सिर्फ जंग का मैदान है या फिर अब खजाने की जंग भी है? और इस वजह से अमेरिकी इकोनॉमी पर प्रेशर बढ़ रहा है, इजराइल के ऊपर भी प्रेशर बढ़ रहा है। क्योंकि अगर इसको आप कंपेयर ईरान के साथ करेंगे तो ईरान के ड्रोन्स को बनाने में जहां 10,000 से 20,000 डॉलर खर्च होते हैं, वहीं टॉमहॉक और पैट्रियट जैसे मिसाइलों को बनाने में मिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स लगते हैं। तो ईरान तो बहुत स्ट्रेटेजिकली चल रहा है कि हम अपने सस्ते ड्रोन से आपके महंगे हथियारों को निस्तनाबूद करते रहेंगे या आप अपने महंगे हथियार हमारे सस्ते ड्रोन पर खर्च करते रहिए। लेकिन सवाल वही है, कब तक? समझेंगे इस खबर को भी डिटेल से। इसके बाद आपको लिए चलेंगे अमेरिका के अंदर की सियासत बताने के लिए, जहां इन दिनों बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। अच्छा, आपने एप्स्टीन फाइल की बातचीत सुनी होगी, लेकिन क्या एप्स्टीन फाइल के बारे में कोई चर्चा सुना? और आपने यह भी देखा होगा, मैं आपको याद दिला देता हूं कि जब से एप्स्टीन फाइल की चर्चा शुरू हुई और जब से ये फाइल्स रिलीज होने शुरू हुए, तब से क्या हुआ? तब से डोनाल्ड ट्रंप सो कॉल्ड तथाकथित तरीके से बहुत ज्यादा आक्रामक हो गए और पूरी दुनिया में उनको हर जगह गंदगी, बुराई, आतंकवाद, ड्रग्स दिखने लगा। तो वेनेजुएला में घुस के मादुरो को उठा लिया, पूरी मीडिया वेनेजुएला की तरफ चली गई। फिर वेनेजुएला वाला मामला शांत हुआ, फिर से एप्स्टीन फाइल की चर्चा होने लगी। तो फिर उन्होंने ईरान पर अटैक कर दिया, तो फिर एप्स्टीन वाला मामला दब गया। तो ऐसा कौन सा राजनीतिक गणित छिपा है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप ऐसी कौन सी बात छिपाना चाह रहे हैं कि वो अमेरिका में एक्सपोज हो जाएंगे या पूरी दुनिया में एक्सपोज हो जाएंगे? अमेरिका में जेफरी एप्स्टीन फाइल को लेकर बहस छिड़ी हुई है। दस्तावेजों और कथित कनेक्शन को लेकर कई बड़े नाम चर्चा में, और इसी बीच ट्रंप विरोधी खेमे में सवाल उठ रहा है, क्या इन खुलासों से ध्यान भटकाने के लिए वॉर पॉलिटिक्स का कार्ड खेला गया? मिडिल ईस्ट में बढ़ते टकराव, सैन्य गतिविधियों और कूटनीतिक बयानबाजी के बीच अमेरिकी राजनीति में नई बहस है। तो क्या यह महज संयोग है या सोचा समझा प्रयोग है कि बाहरी दुश्मन दिखाओ और अंदरूनी सवालों को दबाओ?
चलिए देखते हैं इन खबरों को विस्तार से वर्ल्ड नाउ में। मिडिल ईस्ट में जंगी आग इतनी भड़क गई है कि दो देशों ने, अमेरिका और ईरान ने, परमाणु तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका ने दुनिया को परमाणु ताकत का खुला संदेश दिया है, तो तेहरान भी पीछे नहीं है। तेहरान कह रहा है अमेरिका से बात मुमकिन ही नहीं है, और तेहरान में यानी कि ईरान में कुछ भूकंप के झटके भी महसूस किए गए। तो पहले कहानी अमेरिका की, फिर तेहरान का पलटवार कि तेहरान कहां स्टे कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे रिपोर्ट्स, इवन सीआईए की रिपोर्ट्स में भी कहा जा रहा है कि तेहरान परमाणु हथियारों के बहुत करीब है। तो खामेनेई ने जाने से पहले कई स्क्रिप्ट तो नहीं लिख दी थी कि खामेनेई और उसके परिवार की मौत होती है तो ईरान परमाणु टेस्ट कर लेगा, न्यूक्लियर टेस्ट कर लेगा, परमाणु हथियार बना लेगा, क्योंकि बातचीत की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है और ईरान के पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। चलिए समझते हैं इस खबर को। अमेरिका की बात सबसे पहले। अमेरिका ने सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल LGM-30G मिनटमैन 3 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का टेस्ट किया है। आइए देखते हैं जल्दी से इसको, कैसे अमेरिका ने डूम्सडे बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। यह खबर आ रही है, हिरोशिमा परमाणु बम से यह 20 गुना ज्यादा घातक है। मिनटमैन 3 मिसाइल अमेरिका की सबसे पुरानी ICBM सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी से लैस है, जो तुरंत लॉन्च की क्षमता रखती है। एक साथ कई टारगेट साधे जा सकते हैं और कई न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी ये ले जा सकते हैं। 13,000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने की ताकत है इस मिसाइल में। यह वही मिसाइल है जो कुछ ही मिनटों में हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को तबाह कर सकती है। यह मिसाइल न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम है और अमेरिकी सेना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। टेस्ट की टाइमिंग भी जान लीजिए, 3 मार्च की रात 11:01, यानी कि आप टाइम में भी देखेंगे तो 3 ही टोटल आएगा, 11.01। परीक्षण की जगह थी कैलिफोर्निया स्थित वांडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस। यहीं से अनआर्म्ड मिनटमैन 3 मिसाइल लॉन्च की गई, जिसका कोड था GT255। अमेरिका के पास लगभग 400 ऐसी मिसाइलें हैं जो रूस और चीन जैसे देशों के खिलाफ रक्षा का अहम हिस्सा है। यह मिसाइल मिनटमैन नाम से इसलिए जानी जाती है क्योंकि ये 1 मिनट में तैयार हो जाती है, यानी कि फायर करने के लिए। अमेरिका 2030 तक इसे नई मिसाइल से बदलने की योजना बना रहा है, लेकिन तब तक ये टेस्ट जारी रहेंगे। इस मिसाइल में 2 टेस्ट री एंट्री व्हीकल लगे थे। ये हजारों मील की दूरी तय करके वेस्ट सेंट्रल पैसिफिक ओशन में मार्शल आइलैंड के पास बने टारगेट एरिया पर बिल्कुल प्रिसाइज लोकेशन पर हिट हुई। दावा किया गया है कि टेस्ट पूरी तरीके से कामयाब है। अमेरिकी एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक फोर्स कमांड और उसकी स्पेस फोर्स ने कहा है कि यह टेस्ट सालों पहले से प्लान किया हुआ था। इसका किसी भी मौजूदा घटना या दुनिया की स्थिति से कोई लेना देना है। लेकिन हम कैसे मान लें? अमेरिका एक तरफ ईरान पर हमला कर रहा है और उसी बीच में वो न्यूक्लियर वॉरहेड टेस्ट कर रहा है और उसी बीच में ICBM उड़ा रहा है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। मतलब अमेरिका से फायर की गई मिसाइल ईरान तक पहुंच सकती है, इसका मतलब यही है। और उसके बाद ये बयान दे रहा है कि डिस्क्लेमर लिख रहा है कि इसका दुनिया की किसी मौजूदा घटना है, दुनिया की किसी स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप एंड टीम पूरी दुनिया को बेवकूफ समझती है? तो मुझे नहीं पता, लेकिन बिल्कुल लेना देना होगा। भाई आप युद्ध में इन्वॉल्व हैं, आप ICBM टेस्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियर केपेबल ICBM टेस्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लोग उसको कनेक्ट करेंगे। उनका कहना है कि एक लंबे समय से चल रहे रूटीन इवैल्यूएशन प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसमें दशकों से 300 से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। 576th फ्लाइट टेस्ट स्क्वाड्रन के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल कैरी रे ने कहा कि इस टेस्ट से मिसाइल सिस्टम के अलग अलग हिस्सों की कार्य क्षमता का अंदाजा लगाने में मदद मिली। उनके मुताबिक ऐसे परीक्षणों से देश के परमाणु शक्ति के जमीनी हिस्से को और मजबूत किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट कर्नल कैरी रे ने आगे कहा कि GT255 से हमें मिसाइल सिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट्स परफॉर्मेंस चेक करने का मौका मिला। अलग अलग मिशन प्रोफाइल टेस्ट करके हम पूरी ICBM फ्लीट की परफॉर्मेंस बेहतर करते हैं, जिससे न्यूक्लियर ट्रायड के लैंड बेस्ड हिस्से की रेडीनेस बनी रहे, यानी कि जब जरूरत पड़े, आसान भाषा में, जब जरूरत पड़े तुरंत फायर करके हम फायर रेडी मोड में रहें। सेना का कहना है कि ऐसे टेस्ट से मिसाइल की रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी और तैयार रहने की स्थिति की जांची जाती है। तो क्या अमेरिका ICBM मारने वाला है ईरान पर? यह सवाल बहुत जरूरी है। अब मिनटमैन मिसाइल की खासियत भी जान लीजिए।
3 स्टेज सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है। 3 चरण में चलने वाली मिसाइल है। लंबाई 18.3 मीटर, व्यास 5.5 फीट, 1.67 मीटर, वजन लगभग 79,432 पाउंड और रेंज तकरीबन 9,656 से लेकर 12,000 किलोमीटर तक। स्पीड मैक 23 यानी कि 24,000 किलोमीटर पर घंटे से भी तेज, ऊंचाई 1,120 किलोमीटर तक जाने की ताकत और पेलोड 1 से 3 री एंट्री व्हीकल्स तक और प्रिसाइजनेस तकरीबन 800 फीट के दायरा यानी 240 मीटर के रेडियस में प्रिसिजन अटैक। मिनटमैन 3 अमेरिका की पुरानी लेकिन भरोसेमंद आईसीबीएम है जो 1970 से सर्विस में है। यह न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है जो हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 20 गुना तक ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। रेंज लगभग 12,000 किलोमीटर, 9,600 किलोमीटर से। स्पीड 24,000 किलोमीटर पर आवर यानी महाद्वीपों को मिनटों में पार करके टारगेट तक पहुंच सकती है। अगर अमेरिका से फायर किया गया तो ईरान पहुंचने में इसे चंद मिनट लगेंगे और अमेरिका के पास सैकड़ों ऐसी मिसाइलें अलर्ट मोड में तैयार हैं। यह न्यूक्लियर ट्रायड यानी कि लैंड, एयर, सी बेस्ड का लैंड बेस्ड हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी पनडुब्बी के एक ईरानी युद्धपोत को डुबोने की घटना के बाद ईरान ने युद्ध के छठे दिन इजराइल को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी। तो ईरान भी अब अमेरिका को उसकी भाषा में जवाब दे रहा है। ईरान ने पूरे इलाके में सैन्य और आर्थिक बुनियादी ढांचे को खत्म करने की कसम खा ली है। आईआरजीसी के सिर पर खून सवार है। आईआरजीसी के कमांडर्स खामेनेई की मौत का बदला चाहते हैं और वो अमेरिका से बात करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। अब तो जिस युद्ध में बातचीत की कोई गुंजाइश ही ना बचे, क्या वो युद्ध खत्म हो सकती है? इस हमले की इजराइल की ओर से घोषणा किए जाने से कुछ ही समय पहले उसकी सेना ने कहा कि लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह चरमपंथी समूह को निशाना बनाने शुरू कर दिए। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सुरक्षा बलों और प्रशासनिक संस्थानों को निशाना बनाते हुए बमबारी तेज की है। ईरान पर हमले इतने तीव्र हो गए हैं कि तेहरान तक दहल उठा है। धमाकों की गूंज के बीच ईरान के सरकारी टेलीविजन ने एक चौंकाने वाली घोषणा कर दी। सरकारी टेलीविजन ने घोषणा की कि संघर्ष की शुरुआत में मारे गए ईरानी सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई के लिए आयोजित शोक समारोह को स्थगित करना होगा। इजराइल और अमेरिकी हमले में मारे गए खामेनेई की मौत के बाद ईरान में हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग परेशान हैं और अब उनके अंतिम संस्कार को अचानक फैसला लिया गया है जिससे चर्चा का विषय बन गया है। शोक समारोह और सुपुर्दे खाक की तैयारियों को ईरान ने आखिरी वक्त में टाल दिया। वैसे तो अधिकारियों को यह कहा गया था कि तैयारियां जारी रखें, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि खामेनेई को सुपुर्दे खाक वो नहीं करना चाहते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे सुरक्षा से जुड़े गंभीर कारण हो सकते हैं, खासकर उस समय जब इजराइल की ओर से बेहद कड़ी चेतावनी दी गई। ईरानी शासन द्वारा नियुक्त किया जाने वाला कोई भी नेता अगर इजराइल के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाता है तो वो उसके निशाने पर होगा। जानकार ये बता रहे हैं कि ईरानी शासन का कोई भी नया नेता जो इजराइल, अमेरिका और क्षेत्र के देशों को धमकाने की कोशिश करेगा या ईरानी जनता को दबाएगा, वो इजराइल के लिए स्पष्ट लक्ष्य होगा। और ऐसी जगह जहां खामेनेई का अंतिम संस्कार या सुपुर्दे खाक किया जाएगा, वहां पर अगर बड़ी संख्या में नेता जुटते हैं तो वो भी उनके लिए खतरे का सबब हो सकता है। इजराइल की सेना को पहले ही हर तरह की कार्रवाई के लिए तैयार रहने का आदेश दिया जा चुका है। आपको बता दें कि इस वक्त जब दोनों देशों के बीच लड़ाई बहुत तेज है, ऐसे में दोनों तरफ से एक दूसरे को लगातार चेतावनी जारी की जा रही है। ईरान में जंग के बीच 3 फरवरी को क्या हुआ था, अब मैं थोड़ा सा आपको ईरान के प्रोस्पेक्ट में ले जाना चाहता हूं। वो तो बात हो गई आपकी इजराइल अमेरिका की तैयारी की, वो आईसीबीएम टेस्ट कर। ईरान में 3 फरवरी को धरती कांपी थी। रेक्टर स्केल पर तीव्रता मापी गई 4.3 और तब से लेकर सवाल यह उठाया जा रहा है क्या यह महज एक प्राकृतिक भूकंप था या इसके पीछे छिपा है कोई बहुत बड़ा राज। क्या ईरान ने युद्ध के माहौल में गुप्त परमाणु परीक्षण कर लिया है? 3 मार्च को किया गया यह टेस्ट पूरी दुनिया में हेडलाइंस बना हुआ है।
क्योंकि जिस इलाके में ये झटके महसूस किए गए वो पहले भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चर्चा में रहा है। ऐसे में तेहरान पर शक और गहरा गया है। तो क्या तेहरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, परमाणु हथियार बना लिए हैं? ईरान इन दिनों युद्ध की आग में झुलस रहा है। इजराइल यूएस के हमलों से स्थिति विस्फोटक है। 3 मार्च को दक्षिणी ईरान के गिराश इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए। यह वही इलाका है जहां पर ईरान का परमाणु केंद्र है। यहां पर 4.3 तीव्रता वाला भूकंप आया। यह भूकंप जमीन से 10 किलोमीटर नीचे इसका सेंटर माना गया। इस भूकंप को न्यूक्लियर टेस्ट से जोड़कर अमेरिका देख रहा है। ईरान में बीते 15 दिन के भीतर यह दूसरा भूकंप था। दोनों भूकंप की गहराई लगभग एक जैसी और तीव्रता भी लगभग एक जैसी। भूकंप जमीन से करीब 10 किलोमीटर की गहराई में दर्ज किया गया, लेकिन इस झटके ने नई बहस छेड़ दी। क्या यह भूकंप प्राकृतिक था या फिर किसी गुप्त परमाणु परीक्षण के संकेत? दरअसल जब भी जमीन के नीचे परमाणु परीक्षण किया जाता है तो उसकी कंपन भूकंप जैसी ही दर्ज होती है। दुनिया के कई देशों ने अतीत में परमाणु परीक्षण इसी तरह जमीन के नीचे किए और ऐसे परीक्षणों के दौरान भी इसी तरह के झटके रिकॉर्ड हुए। हालांकि अभी तक तेहरान ने और ईरान ने आधिकारिक तौर पर इस बारे में कोई बयान नहीं दिया है। वो इसे भूकंप ही बता रहे हैं। वो नहीं कह रहे कि हमने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है। लेकिन खामेनेई के जाने के बाद जहां तक अनुमान है कि तेहरान को यह क्लियर मैसेज था, क्लियर रणनीति थी तेहरान की, ईरान की, कि अगर बाय चांस खामेनेई का असैसिनेशन होता है या खामेनेई जंग में मारे जाते हैं तो फिर ईरान फौरन न्यूक्लियर टेस्ट कर ले और परमाणु हथियार बना ले। तो यह भी हो सकता है कि अगर तेहरान ने परमाणु परीक्षण किए हैं तो बहुत जल्द इसका ऐलान भी कर दे कि अब तेहरान न्यूक्लियर केपेबल हो गया है, न्यूक्लियर पावर केपेबल हो गया है। क्योंकि इस भूकंप ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ईरान का परमाणु कार्यक्रम पहले से ही आईईएए की निगरानी में है। पश्चिमी देश लगातार ईरान पर परमाणु हथियार बनाने का आरोप लगा रहे हैं। सीआईए की रिपोर्ट भी बताती है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है। ऐसे में सवाल यही है, क्या यह सिर्फ सामान्य भूकंप था या जमीन के नीचे तेहरान ने बहुत बड़ी चाल चल दी है? हालांकि युद्ध के बीच आए इस भूकंप को एक्सपर्ट शक की नजर से देख रहे हैं। माना चाहता है कि ईरान अपनी न्यूक्लियर ताकत का प्रदर्शन करने के लिए परमाणु परीक्षण कर सकता है। जंग की स्थिति में इस भूकंप को और भी संदेहपूर्ण यह भूकंप बन जाता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट में 4.5 रेक्टर स्केल से ऊपर की तीव्रता का भूकंप पैदा होता है। आपको बता दें कि ईरान ने कई बार कहा है कि वो 24 घंटे में परमाणु बम बना सकता है। ईरान पहले ही खतरनाक रूप से न्यूक्लियर बम की फिनिश लाइन के बहुत करीब था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आईएईए की फरवरी 2026 की एक गोपनीय रिपोर्ट के मुताबिक मिलिट्री टकराव से पहले ईरान के पास लगभग 440.9 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम था, जो 60% शुद्धता तक एनरिच किया जा चुका था। एनरिच्ड का ये एनरिचमेंट का लेवल हथियार ग्रेड मटेरियल के लिए जरूरी 90% एनरिचमेंट के बहुत करीब है। आईएईए के पैमानों के मुताबिक 440.9 केजी का स्टॉक अगर एनरिच किया जाए तो लगभग 10 न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए काफी है, और तबाही के लिए तो एक ही काफी है। इसलिए मिडिल ईस्ट में हर कोई डरा हुआ है, क्योंकि ईरान अमेरिका पर डायरेक्ट अटैक तो नहीं कर सकता। ईरान कहां अटैक कर रहा है? ईरान अटैक कर रहा है सऊदी पे, यूएई पे, दोहा कतर में, बहरीन में, अमेरिका के फ्रेंड्स के ऊपर। पाकिस्तान को भी अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। और अगर तेहरान के पास न्यूक्लियर बम, एटम बम आज की तारीख में मौजूद है तो फिर मिडिल ईस्ट को चिंता करनी चाहिए। या तो फिर मिडिल ईस्ट को एकजुट होकर ईरान के साथ हो जाना चाहिए और अमेरिका को यहां से खदेड़ देना चाहिए। दो ही बातें हो सकती है आज की तारीख में, तीसरे की कोई गुंजाइश नहीं है। बातचीत की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं, क्योंकि ईरान ही मना कर रहा है कि हम बातचीत के टेबल पर जाने वाले नहीं है। क्योंकि हम पहले बातचीत के टेबल पे थे, अमेरिका ने ईरान का भरोसा तोड़ा और बातचीत के टेबल पर बुलाकर धोखे से पीठ में वार किया। इसलिए मिडिल ईस्ट में हालात बहुत विस्फोटक हैं। एक तरफ ईरान के परमाणु परीक्षण की आशंका, दूसरी तरफ अमेरिकी ठिकानों और दूतावासों को ईरान टारगेट कर रहा है, तो वहीं अमेरिका भी अपनी परमाणु ताकत का प्रदर्शन कर रहा है, आईसीबीएम टेस्ट कर रहा है। और अगर यह टकराव बढ़ा तो दुनिया परमाणु संकट के सबसे खतरनाक
मोड़ पर पहुंच सकती है। कुछ युद्ध से जुड़ी आपको तस्वीरें दिखाते हैं, उसके बाद एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको दिखाएंगे। किस तरह से हाल के दिनों में अटैक हुए हैं मिडल ईस्ट में। ये इजराइल की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर भयंकर धमाका हुआ और ईरान के हमलों से अभी इजराइल के कई हिस्सों में धमाके की खबर है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था इस वक्त कि ईरान ने इजराइल पर अभी भी हमले जारी रखे हैं। बहुत बड़ी खबर आ रही है, ईरानी न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर है। ईरान ने फिलिस्तीन की ओर मिसाइल दागी है। खुर्रम शहर 4 जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल है वो दागी गई है। इस वक्त ईरान ने इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है। खुर्रम शहर 4 का इस्तेमाल किया है और इसी मिसाइल का इस्तेमाल पिछले साल जून में भी किया गया था ईरान की तरफ से, जिसको रोक पाना आयरन डोम के लिए, इजराइल के एयर डिफेंस के लिए बहुत मुश्किल हो गया था और इजराइल में काफी नुकसान भी हुआ था। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, खुर्रम शहर 4 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया ईरान की तरफ से। ईरान ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है और इजराइल पर अटैक किया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एक और ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको देता हूं, ईरान ने पहली बार अजरबैजान पर हमला किया है। बाकू से करीब 450 किलोमीटर दूर ड्रोन अटैक किया गया है। अजरबैजान के नक्शिवान इलाके में अटैक किया गया है। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये है तस्वीर अजरबैजान की, जहां बाकू से करीब 450 किलोमीटर दूर नक्शिवान में अटैक किया गया है, जिसकी तस्वीर भी सामने आ गई है। अमेरिका ने ईरान पर हमला तो कर दिया, लेकिन अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो अमेरिका के लिए ठीक नहीं है। खबर यह है कि तेहरान से पंगा डोनाल्ड ट्रंप को बहुत पड़ा है महंगा। जी हां, इस जंग से अमेरिकी इकोनॉमी का दम निकल सकता है। ईरान पर लगातार हमले हो रहे हैं। अमेरिका, इजराइल लगातार अपनी मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो हमले ईरान की तरफ से हो रहे हैं उनको टारगेट करने के लिए, उनको रोकने के लिए इंटरसेप्टर्स फायर किए जा रहे हैं। तो ये रोज का मामला बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हो गया है अमेरिका के लिए, क्योंकि पैट्रियट और टॉमहॉक जैसी महंगी मिसाइलें दागते दागते अब खजाना खाली होने की नौबत है। ईरान के खिलाफ जंग अमेरिका को सिर्फ सैन्य मोर्चे पर ही नहीं बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी तोड़ रहा है। हर दिन अरबों डॉलर के हथियार मिसाइल ऑपरेशन पर खर्च हो रहे हैं। सवाल उठ रहा है, क्या ईरान को रोकने की कीमत अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भारी है? चलिए देखते हैं इस जंग में पाई पाई का हिसाब क्या कहता है। पहले के 24 घंटे के हमले में ट्रंप साहब को लगे $779 मिलियन, प्री स्ट्राइक बिल्डअप में लगे $630 मिलियन, फाइटर जेट्स $272.34 मिलियन के लगे, डेली कैरियर ऑपरेशन $6.5 मिलियन रोजाना। यह तो रोज रोज का मामला है। इसके अलावा जो फाइटर जेट्स गिरे हैं, नुकसान हुए हैं, टूटे हैं, फटे हैं, जो क्रैश हुए हैं, वो तो अलग से है, वो तो टॉपअप है। सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी के मुताबिक यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड जैसे करियर स्ट्राइक ग्रुप को ऑपरेट करने में रोजाना $6.5 मिलियन का खर्च आता है। अगर ऐसे कई ग्रुप खाड़ी में कई हफ्तों तक रहे तो लागत कई गुना तक बढ़ जाती है, जिसमें एयर ऑपरेशंस हैं, मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर्स हैं, ड्रोन की तैनाती है और इंटेलिजेंस एसेट्स पर भी खर्च और ज्यादा बढ़ जाता है। पश्चिमी एशिया में शुरू हुआ ईरान इजराइल अमेरिका संघर्ष अब एक बड़े आर्थिक वैश्विक संकट का रूप लेता दिख रहा है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ व्यापक हवाई अभियान की शुरुआत की थी।
इस अभियान का मकसद ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम, उसके सैन्य ढांचे को नष्ट करना था। साथ ही एक सटीक खुफिया ऑपरेशन के तहत ईरान के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाया गया, जिसमें देश के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई और 40 से अधिक वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की मौत हुई। लेकिन इससे क्या मिला अमेरिका को? क्या ये हमला इससे जस्टिफाई हो पाया? और मेरा तो सीधा सवाल है, क्या अमेरिका ईरान में रिजीम चेंज कर पाया? अमेरिका इजराइल ने हमले के लिए रात के बजाय दिन का वक्त चुना। सभी शीर्ष अधिकारियों का एक ही परिसर में इकट्ठा होना ईरान की सबसे बड़ी भूल रही। यहां पर 30 बम इजरायली लड़ाकू ने विमानों ने गिराए। 35 साल के जो खामेनेई का यहां पर रिजीम था वो चल रहा था और उसके लीडर, सुप्रीम लीडर मारे गए, लेकिन 35 साल के शासन का अंत नहीं हुआ। हां, खामेनेई जरूर साफ हो गए, लेकिन अब सवाल यह है कि रिजीम कौन चेंज कराएगा? ये जो 35 साल का शासन है ये कैसे चेंज होगा? खामेनेई का दूसरा खामेनेई आ जाएंगे, मुश्तबा खामेनेई आकर बैठ गए, और ये है उनकी टॉप लीडरशिप जो इस अटैक में मारी गई। आईआरजीसी एक नई लीडरशिप बना लेगी। फायदा क्या हुआ? अमेरिका और इजराइल को उम्मीद थी कि इस अभियान से कुछ ही दिनों में ईरान की सैन्य और जो राजनीतिक ढांचा वो ध्वस्त हो जाएगा और देश में रिजीम चेंज की स्थिति बन जाएगी। लेकिन युद्ध के शुरुआती 4 दिनों में जो घटनाक्रम सामने है उसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। ईरान ने जबरदस्त पलटवार करते हुए न केवल अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया है, बल्कि अमेरिका इजराइल की रणनीतिक गणनाओं को भी चुनौती दे रहे हैं। और अगर यह जंग लंबी चली, ये संघर्ष लंबा खिंचा, तो इसके आर्थिक और सैन्य परिणाम अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत गंभीर होंगे। लिख के ले लीजिए आप। ईरानी सस्ते ड्रोन से अमेरिका के हजारों करोड़ रुपए के हथियार बर्बाद कर रहे हैं रोज। अमेरिका बेशक अपनी पीठ थपथपा रहा हो कि हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लिया, हमने उनका एयरफोर्स खत्म कर दिया, हमने उनकी नेवी खत्म कर दी, हमने पूरा देश खत्म कर दिया, लेकिन वास्तविकता पर आइए, ग्राउंड जीरो पर रियलिटी अलग है। इस युद्ध की सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो इसकी लागत से जुड़ी है, और यही खेल रहा है ईरान। तेहरान यहां से खेल रहा है और अमेरिका जेब से खेल रहा है। अमेरिका इजराइल के पास दुनिया की सबसे अत्याधुनिक सैन्य तकनीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इन हथियारों की लागत बहुत महंगी है। ये बहुत महंगे इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करते हैं। रक्षा जानकारों की माने तो शुरुआती आकलन के मुताबिक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के 24 घंटे में ही अमेरिका को लगभग 77.9 करोड़ डॉलर का खर्च उठाना पड़ा। 3 दिन के भीतर यह लागत 1.24 अरब डॉलर तक पहुंच गई है, और जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से अमेरिका को हर दिन तकरीबन 1 अरब डॉलर खर्चने पड़ रहे हैं। हालांकि अमेरिका का रक्षा बजट इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ाया, उसको $1.5 ट्रिलियन कर दिया है, लेकिन समस्या कुल खर्च नहीं है बल्कि हथियारों की प्रति यूनिट लागत है। उदाहरण के लिए अमेरिकी पैट्रियट और टॉमहॉक मिसाइलों की कीमत लगभग 10 से 30 लाख डॉलर तक है, और इसके मुकाबले ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल की कीमत 8 से 10 लाख डॉलर के बीच है, और वो भी बैलिस्टिक मिसाइल की बात यहां पर हो रही है। ईरान के एक ड्रोन की कीमत कितनी है? लगभग $10,000, $15,000। अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन की कीमत $3 करोड़ है, जबकि ईरान का शाहिद ड्रोन $20-30 हजार में तैयार हो जाता है। इस भारी लागत का अंतर समझ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि अमेरिका और इजराइल ईरान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उन्हें बहुत महंगा हथियार फायर करना पड़ रहा है, जबकि आईआरजीसी के पास, तेहरान के पास सस्ते ड्रोन्स की भरमार है, और उन्होंने पिछले 6 साल में ऐसे ड्रोन्स की फौज खड़ी की है। कुछ रिपोर्ट्स तो यह भी बताते हैं कि उनके पास जो मौजूदा समय में ड्रोन्स की संख्या है वो 55 से 60 हजार ड्रोन्स हैं। इंटरनेशनल मीडिया में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ईरान युद्ध की कीमत के बारे में अनुमान लगाया गया।
युद्ध खर्च का सवाल खास तौर पर तब और ज्यादा बढ़ गया जब युद्ध की लागत से जुड़े अनुमान सामने आने लगे। पेन वॉटन बजट मॉडल के निदेशक केंट स्टेमस ने हाल ही में जानकारी दी कि इस युद्ध की आर्थिक कीमत अमेरिका के लिए 210 अरब डॉलर यानी कि 19 लाख करोड़ रुपए तक जा सकती है। इस आंकड़े में प्रत्यक्ष सैन्य खर्च भी शामिल है जिसमें लगभग 95 अरब डॉलर रुपए में कन्वर्ट करें तो 8,70,489 करोड़ रुपए तक आंका गया है। इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर व्यापार, ऊर्जा बाजार, वित्तीय परिस्थितियों में आई भारी बाधाओं से भी आर्थिक नुकसान का आकलन इसमें जोड़ा गया है। युद्ध के 4 दिनों के भीतर ही अमेरिका और इस्राएल के मिसाइल भंडार पर दबाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अनुमान है कि युद्ध के क्षेत्र में पैट्रियट इंटरसेप्टर्स मिसाइलों की संख्या लगभग 600 से 800 के बीच है। किसी एक मिसाइल को रोकने के लिए 4 से 6 इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी जाती हैं। अब तक लगभग 150 से 200 इंटरसेप्टर्स मिसाइलें इस्तेमाल हो चुकी हैं और अगर इसी रफ्तार से हमले जारी रहे तो अगले 4 से 7 दिनों में इनकी उपलब्धता संकट में आ सकती है। ऐसी खबरें भी सामने आई हैं कि अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया से कुछ पेट्रियट मिसाइलें खाड़ी क्षेत्र में ट्रांसफर करने पर विचार कर रहा है। दूसरी ओर ईरान के पास मिसाइलों और ड्रोन का बहुत विशाल भंडार है। कुछ रिपोर्ट्स, कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि ईरान के पास 20 से 50 हजार तक अलग अलग प्रकार की मिसाइलें हैं। इसके अलावा हजारों की संख्या में ड्रोन भी हैं, जिनमें से कई पहाड़ों के अंदर साइलोज में सुरक्षित रखे गए हैं। तो ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, कॉस्ट का मुद्दा। सैन्य ताकत में बड़ा अंतर, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ईरान के सस्ते हथियार, सस्ते ड्रोन्स का मुकाबला मिलियंस में बने मिसाइलों से मुमकिन है? आप ही बताइए। ये तो वही होगा, किचन में सब्जी काटने के लिए बाजार से तलवार खरीद लाए। तो हाईटेक हथियार इनको बहुत महंगे पड़ रहे हैं। इनके स्टेल्थ फाइटर जेट क्रैश हो रहे हैं, प्रिसीजन मिसाइल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, एडवांस ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। एक एक मिसाइल की कीमत लाखों करोड़ों डॉलर्स में है। ऑपरेशन एपिक फुरी पर बाहरी खर्च हुआ है। पहले 24 घंटे में $779 मिलियन का खर्च हो चुका है। 3 दिन में लगभग $1.24 बिलियन का खर्च हो चुका है। डिफेंस सिस्टम और भी महंगा है। एयर डिफेंस, मिसाइल इंटरसेप्टर्स, सर्विलांस सिस्टम बहुत कॉस्टली है। दुश्मन के सस्ते ड्रोन को रोकने का खर्च भी बहुत भारी भरकम है। इसलिए यह जंग आर्थिक दबाव का पर्याय बन गया अमेरिका के लिए। रोजाना अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं अमेरिका के। हथियार, ईंधन, लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशन की लागत कई गुना बढ़ गई है। उदाहरण के लिए अमेरिकी पैट्रियट और टॉमहॉक मिसाइलों की कीमत $30 लाख पर मिसाइल तक जाती है, लेकिन इसके पास ईरान का शाहे ड्रोन, जिससे उनका मुकाबला होता है, वो $10-20 हजार में बन जाते हैं। महंगे हथियारों के कारण अमेरिका और इस्राएल को दोहरी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पहली चुनौती है युद्ध की बढ़ती लागत, जो लंबे समय तक संघर्ष को आर्थिक रूप से भारी बना सकती है। दूसरी दिक्कत है इन हथियारों का सीमित उत्पादन, क्योंकि जटिल तकनीक के कारण इन्हें बड़ी संख्या में जल्दी बनाना बहुत मुश्किल है। एक मिसाइल, पैट्रियट और टॉमहॉक जैसे मिसाइल 2.5 से 3 साल में बनकर तैयार होते हैं। इसलिए युद्ध में अमेरिका फंस चुका है। हमले में कैसे कैसे किन किन हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, आप देखिए। हमले में इजराइल और अमेरिका F-18, F-16, F-22 और F-35 का इस्तेमाल कर रहे हैं, फाइटर जेट्स का। एयर ऑपरेशन पर ही करीब $271.34 मिलियन खर्च हो रहे हैं। हर दिन युद्ध पर करीब 9,000 करोड़ तक का खर्च है। एक टॉमहॉक मिसाइल की कीमत $15 से $20 मिलियन है। महंगे हथियारों से जंग का खर्च भी महंगा होता जा रहा है। अमेरिका, इजराइल के सैन्य बजट पर भी भारी दबाव है। लंबी जंग आर्थिक संकट बना सकती है इन दोनों देशों में। और इसी चाल में, तेहरान के इसी चाल में फंस गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। डे 1 से मैंने आपको बताया था कि अगर मिडिल ईस्ट में गलती से भी अमेरिका ने जंग शुरू की तो ईरान तो बहुत सस्ते में यह जंग लड़ लेगा। हो सकता है कि ईरान के लोग भी कुछ ज्यादा मारे जाएं, लेकिन अमेरिका का क्या होगा?
कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रही है कि युद्ध के शुरुआती दिनों में ही पैट्रियट और टॉमहॉक मिसाइल भंडार क्षमता कम हो गई है। अब विशेषज्ञों का मानना है कि जिस गति से ये अपने मिसाइल्स यूज कर रहे हैं, ये तो 4 से 7 दिन में खाली हो जाएंगे। और ईरान बहुत लंबे समय से मिसाइल और ड्रोन भंडार पर काम करता रहा है। अनुमान यह है कि उसके पास 50-60 हजार की संख्या में ड्रोन्स हैं, कामिकाज़ी ड्रोन्स, शाहिद 136, जो निगरानी भी कर सकते हैं, अटैक भी कर सकते हैं। और वो बहुत स्लोली फायर कर रहे हैं, जिससे कि अमेरिकी और इजरायली रक्षा प्रणाली लगातार प्रेशर में रहे। होर्मुज स्ट्रेट को उन्होंने पहले ही बंद कर रखा है। इससे ईरान की रणनीति यह है कि वो कम समय में लंबे समय तक युद्ध जारी रखने की क्षमता बनाए रखेंगे। अमेरिका के लिए मिसाइलें महंगी, जेट महंगे, युद्धपोत महंगे। ईरान के खिलाफ अमेरिका की ताकत दिख तो रही है, लेकिन कब तक? क्योंकि कीमत भी उतनी ही भारी है। और यही वजह है कि इस जंग में सिर्फ हथियार नहीं, डॉलर भी धधक रहे हैं। अंजाम क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहां पर बात आएगी सर्वाइवल की, क्योंकि ईरान ने पहले ही क्लियर कर दिया कि हमारे साथ बातचीत का तो कोई मतलब रह ही नहीं गया है। अब अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब पिछले साल जून 2025 में अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया था, तब डोनाल्ड ट्रंप की एक बात सामने आई थी, एक बयान उन्होंने दिया था, शायद आपको याद होगा, मैंने भी आपको बताया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमारे पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि हमने ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को 10 साल पीछे धकेल दिया है, या कई साल पीछे धकेल दिया है। तो क्या वाकई 6 महीने में तेहरान न्यूक्लियर वेपन तक पहुंच गया, जिसे अमेरिका को दोबारा अटैक करना पड़ा, या फिर दाल में कुछ काला है? अमेरिका में एप्स्टीन फाइल की बड़ी चर्चा हो रही है, और आज मैं आपको बताने वाला हूं एप्स्टीन फाइल और वॉर के बीच में क्या कोई कनेक्शन है। यह बात अमेरिका में भी उठाई जा रही है। क्या है यह मामला? क्या डोनाल्ड ट्रंप पर बढ़ते एप्स्टीन फाइल के दबाव से ध्यान भटकाने के लिए युद्ध की राजनीति हो रही है, या फिर यह वॉर गेम खेला जा रहा है? एक तरफ एप्स्टीन नेटवर्क के दस्तावेज सुर्खियों में है, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है। पहले मादुरो पर तनाव बढ़ा था, मादुरो को तो गिरफ्तार ही कर लिया था अमेरिका ने, उस समय भी एप्स्टीन फाइल की बात चल रही थी। फिर मादुरो वाली खबर नीचे चली गई, लोग मादुरो को भूलने लगे, फिर से एप्स्टीन फाइल की बात करने लगे, तो फिर ईरान पर अटैक हो गया। तो क्या वॉशिंगटन की सियासत में वॉर कार्ड खेला जा रहा है? अमेरिका की राजनीति में इन दिनों 2 शब्द सबसे ज्यादा गूंज रहे हैं, एक है एप्स्टीन और दूसरा है वॉर। दावा किया जा रहा है कि जैसे जैसे जेफरी एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेज सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे अमेरिकी राजनीति में युद्ध की चर्चा तेज होती जा रही है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप वॉर मॉन्गर होते जा रहे हैं। अमेरिकी रिपब्लिकन सांसद थॉमस मेसी ने डोनाल्ड ट्रंप पर बहुत गंभीर आरोप लगाया। मेसी ने कहा कि वो ईरान पर हमला कर देश का ध्यान एप्स्टीन स्कैंडल से भटकाना चाहते हैं। अब ये हैं कौन मेसी, पहले ये जान लीजिए। अमेरिकी राजनेता, रिपब्लिकन पार्टी के नेता, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैं। इन्हें कभी कभी मिस्टर नो भी कहा जाता है। ये सफल उद्यमी और आविष्कारक भी रह चुके हैं। रिप्रेजेंटेटिव थॉमस मेसी का यह कमेंट अमेरिका जस्टिस डिपार्टमेंट डीओजे की ओर से दिवंगत पीडोफाइल जेफरी एप्स्टीन पर लाखों पेज की फाइलें जारी करने के बाद आई। इन डॉक्यूमेंट्स में ट्रंप को 5000 से ज्यादा बार लिखा गया, यानी कि उनका जिक्र किया गया है। थॉमस मेसी ने रविवार को अपने एक्स पर कहा कि दुनिया के दूसरी तरफ किसी देश पर बमबारी करने से एप्स्टीन फाइलें खत्म नहीं होंगी। थॉमस मेसी ने एक दूसरे पोस्ट में ईरान पर यूएस इजरायली हमलों को कांग्रेस द्वारा बिना इजाजत के हमला बताया और इस युद्ध का विरोध किया। थॉमस ने आगे कहा कि यह अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी नहीं है।
एप्स्टीन के साथ अपने रिश्तों को लेकर ट्रंप बार बार असहज हो जाते हैं। जब भी कोई उनसे सवाल पूछ देता है तो वो परेशान होते हैं। और एप्स्टीन के साथ रिश्तों को लेकर ट्रंप की लंबे समय से आलोचना करने वाले सांसदों में रहे मेसी, जिन्होंने ट्रंप पर स्कैंडल से ध्यान भटकाने के लिए विदेशी संकटों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। और मुझे तो इन आरोपों में थोड़ी सच्चाई भी नजर आती है, क्योंकि जिस तरह से एप्स्टीन फाइल में डोनाल्ड ट्रंप के वीडियोस और बाकी चीजें आ रही हैं, उससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस मुद्दे से पूरे देश का यानी कि पूरे अमेरिका का ध्यान भटकाना चाहते हैं। मेसी और डेमोक्रेटिक कांग्रेसी रो खन्ना ने एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट को स्पॉन्सर किया है, जिसके तहत डीओजे को दोषी सेक्स अपराधी से जुड़ी सभी डॉक्यूमेंट्स जारी करने थे। सांसदों और अपने सपोर्टर्स के दबाव के बाद ट्रंप ने नवंबर में इस बिल पर साइन करके इसे कानून बना दिया। पिछले महीने मेसी और रो खन्ना ने पब्लिकली 6 लोगों की पहचान की, जिनके नाम फाइलों के आखिरी हिस्से में हटा दिए गए थे। खन्ना ने सवाल किया कि रिलीज में दखल क्यों दिया गया। उन्होंने कांग्रेस में कहा कि सोचिए वो उन 3 मिलियन फाइलों में कितने लोगों को छिपा रहे हैं। इस पर अमेरिका के डिप्टी अटॉर्नी जनरल टॉन्च ब्लेंच ने आपत्ति जताई, सांसदों पर दिखावा करने का आरोप लगाया और जोर देकर कहा कि डीओजे के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेसी के इस रुख ने ट्रंप के साथ उनके रिश्तों को खराब कर दिया। जनवरी में एक ट्रूथ सोशल पोस्ट में ट्रंप ने उन्हें कमजोर और बेचारा थर्ड रेट कांग्रेसी कहा था और केंटकी के 4th कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट में उनके प्राइमरी चैलेंजर एड गैलरिन को सपोर्ट किया था। आपको बता दें कि आज तक जस्टिस डिपार्टमेंट ने एप्स्टीन फाइलों के बारे में बताए गए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आरोपों की कोई घोषणा नहीं की है। सियासी विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका की राजनीति में पुराना फॉर्मूला रहा है, जब घरेलू संकट बढ़े तो बाहरी दुश्मन पर फोकस बढ़ाओ। और ईरान तो चिर परिचित दुश्मन रहा है 1979 के बाद से। ईरान ने आज डेथ टू अमेरिका के नारे थोड़ी लगाए, वो तो 46 साल से लगाते आ रहे हैं। तो ईरान एक सॉफ्ट टारगेट है और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में जो सैन्य गतिविधि आप देख रहे हैं, ये पॉलिटिकल डाइवर्जन है क्लियरली। सबसे पहले अब एप्स्टीन फाइल से जुड़ी कुछ और इंपॉर्टेंट तस्वीर देखिए आप। पहली तस्वीर पूर्व ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयू की है और जरा फुल स्क्रीन में आपको तस्वीर दिखाता हूं। तस्वीर में प्रिंस एंड्रयू 17 साल की वर्जीनिया ग्रिफे की कमर में हाथ रखे हुए। तस्वीर मार्च 2001 को लंदन में एक घर पर ली गई थी। अब दूसरी तस्वीर लगाते हैं आपके लिए। दूसरी तस्वीर लेकर आइए जल्दी से। एप्स्टीन फाइल में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इसके विजुअल चेंज करके डोनाल्ड ट्रंप के विजुअल लगा लीजिए प्लीज सर, थैंक यू। एप्स्टीन फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत सीरियस एलिगेशन है। माइनर बच्चियों के साथ रेप के एलिगेशन है, धमकाने के एलिगेशन है और इस पर कोई बात नहीं कर रहा अमेरिका में। चलिए अब यह भी जान लीजिए जेफरी एप्स्टीन कौन था। न्यूयॉर्क में मैनहट्टन के एक यहूदी परिवार में जन्मा। इसकी शुरुआती करियर इसने बेयर स्टर्न्स से शुरुआत की। 1981 में इसने अपनी फाइनेंस फर्म बनाई। पहचान अमेरिकी फाइनेंसर के तौर पर बनाई, सोशलाइट बना, हाई प्रोफाइल नेटवर्क डेवलप किए, फिर बिजनेस, पॉलिटिक्स और रॉयल फैमिली से भी जुड़ गया। जो एलिगेशन लगे वो बहुत सीरियस लगे। साल 2000 के दशक में नाबालिग लड़कियों के, माइनर लड़कियों के यौन शोषण के बहुत गंभीर एलिगेशन। 2008 सेक्स क्राइम में दोषी पाया गया, 13 महीने की जेल की सजा हुई, फिर प्रोबेशन पर बाहर आ गया। लेकिन 2019 में दोबारा गिरफ्तारी हुई और 2019 में
डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे यूएस में। याद होगा आपको 17 से 21 तक डोनाल्ड ट्रंप ही वहां के रिजीम में थे और 19 में दोबारा गिरफ्तारी हो गई और उसके बाद वो कभी जेल से बाहर आ ही नहीं पाया क्योंकि 2019 में जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई और आधिकारिक बयान यह आया कि एप्स्टीन ने आत्महत्या कर ली। यानी जो शख्स पैरोल पर बाहर आ रहा है वो अचानक से 2019 में गिरफ्तार होता है और अंदर सुसाइड कर लेता है। और प्रेसिडेंट के पद पर कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। मुझे तो दाल में कुछ काला दिखता है और कभी कभी तो पूरी दाल ही काली नजर आती है और इसलिए दुनिया भर के रक्षा जानकार ये मानते हैं कि इसी एप्स्टीन फाइल से डाइवर्जन बनाने के लिए, अपने खिलाफ उठ रही आवाजों को खामोश करने के लिए वो आ गए पहले वेनेजुएला की तरफ और उसके बाद अब ईरान की तरफ। और अगर ये एप्स्टीन फाइल्स नहीं, सिलसिला इसका बंद हुआ तो हो सकता है ईरान के बाद फिर किसी और देश का नंबर आ जाए, क्यूबा, मैक्सिको, कनाडा, बहुत सारे ऐसे देश जो डोनाल्ड ट्रंप की गुड बुक में। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना, एक ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे और खबरें, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।